बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सेकंड लेक्चर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी। कौन सी टेक्निक्स होती हैं जो सेल बायोलॉजी में यूज होती है सेल को स्टडी करने के लिए, सेल्स को देखने के लिए, सेल के कंपोनेंट को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो टेक्निक है जिसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि सारी डिटेल एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर, सेल फ्रैक्शनेशन। आज की टेक्निक सीजी है। सेल फ्रैक्शनेशंस क्या होती है? सेल फ्रैक्शनेशंस का मतलब ये कि गेटिंग फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स। याद रखो, इसमें हम क्या हासिल करते हैं? गेटिंग करते हैं फ्रेगमेंट ऑफ सेल, FRAG, फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स। क्यों सेल के फ्रेगमेंट क्यों हासिल करते हैं? ताकि अब ये सेल फ्रैक्शनेशंस का मकसद क्या है, हम सेल फ्रैक्शनेशन क्यों करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सेल फ्रैक्शनेशन इसलिए की जाती है ताकि हम सेल के जो फ्रेगमेंट है, सेल के जो छोटे छोटे पार्ट्स है, अभी सेल के छोटे पार्ट क्या हो सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन हो सकता है, सेल वॉल का कोई कंपोनेंट हो सकता है, अगर प्लांट सेल हो माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, गोल्जी बॉडीज हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, राइबोसोम हो सकता है, DNA हो सकता है। इसको हम स्टडी करना चाहते हैं तो हम एक सेल को पूरा ऊपर से देखकर तो DNA या राइबोसोम या क्लोरोप्लास्ट की स्टडी नहीं कर सकते। तो पहले हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमें इनको अलग करना है। तो ये जो सेल ऑर्गेनील को अलग करने का, सेल के कंपोनेंट का जो अलग करने का प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसमें हम सेल के कंपोनेंट को अलग करते हैं ताकि इनको आसानी से हम स्टडी कर सके, आसानी से हम देख सके, इस प्रोसेस को सेल फ्रैक्शनेशंस कहा जाता है। अब ये किस तरह की जाती है? हाउ सेल फ्रैक्शनेशन इज डन। ठीक है, तो इसका बेसिकली सेल फ्रैक्शनेशंस दो स्टेप में होता है, दो प्रोसेसेस में होता है। एक प्रोसेस को होमोजेनाइजेशन कहते हैं, ये बहुत सिंपल है, और दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन और होमोजेनाइजेशन, ये दो स्टेप्स है। इसमें हम सेल फ्रैक्शनेशंस करते हैं। आइए देखते हैं कि ये ऑर्गेनील हम किस तरह हासिल करते हैं, और फिर इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये सबको स्टडी करके हमारी बुक में जो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है, गोल्जी बॉडीज की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, राइबोसोम की, वो सेल फ्रैक्शनेशन से इनको हासिल करके इनको माइक्रोस्कोप में देखकर फिर ये स्ट्रक्चर हमारी बुक में आई है। ठीक है, अच्छा, तो होमोजेनाइजेशंस क्या होती है? होमोजेनाइजेशन में हम टेक टिश्यू, एक टिश्यू लेते हैं, प्लांट का कोई टिश्यू हो, एनिमल का कोई टिश्यू हो, ठीक है, या कोई कल्चर, बैक्टीरियल कल्चर हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम प्लांट का टिश्यू लेते हैं तो प्लांट का लीफ, थोड़ा सा लीफ लिया, थोड़ा सा रूट्स लिया या थोड़ा सा स्टेम लिया और इनको एक ट्यूब में रखा। ठीक है, तो ये हमारा टिश्यू है। क्या है? टिश्यू है। कोई भी टिश्यू है, प्लांट का लीफ, रूट, स्टेम्स वगैरह, या कोई एनिमल का कोई लीवर सेल्स है, कोई स्टमक के पार्ट है, ठीक है, कोई भी है, लेकिन हमने एक स्ट्रक्चर लेना है, टिश्यू लेना है। ठीक है, इस टिश्यू को हमने एक ग्राइंडर में डालना है, एक ब्लेंडर में डालना है, ऐसी चीज में डालना है जो इसको ब्लेंड कर सके, जो इसको मिक्स कर सके। जैसा कि जूसर मशीन भी ब्लेंडर है, तो इसी तरह का कोई ब्लेंडर होगा या जूसर मशीन में भी डाल सकते हैं। इसको डालकर इसके अंदर कुछ लिक्विड मिलाकर इसको ब्लेंड करते हैं, इस तरह इसको मिक्स करते हैं कि यहाँ पर अगर रूट, स्टेम और लीफ तीनों पार्ट मौजूद है तो ये मिक्स इस तरह हो जाते हैं कि एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, तो ये इसमें ये क्या है? ब्लेंडर या ग्राइंडर जिसे भी बोलते हैं, ग्राइंड करने वाला, ब्लेंडर मिक्स करने वाला, मिक्सर इसको भी कहा जाता है। तो मिक्सर कहो, ग्राइंडर कहो या ब्लेंडर कहो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर इसके बाद ये ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर जो लीफ, रूट या स्टेम का जो पार्ट है वो इस तरह मिक्स हो जाएगा कि ब्लेंडिंग के बाद हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये रूट है, ये स्टेम है और ये लीफ, यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन जाएगी, एक जैसी कंपोजिशन बन जाएगी। तो इसी को बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। तो इस प्रोसेस को, इस स्टेप को होमोजीनियस क्यों कहा गया है? होमोजेनाइजेशन क्यों कहा गया है? कि इस स्टेप में हमने होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करना है। तो इस स्टेप में क्या यूज होता है? ब्लेंडर यूज होता है, ग्राइंडर यूज होता है। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो गया तो होमोजेनाइजेशन का जो फिनोमेना है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी इस स्टेप का बेसिक मकसद है कि हमने होमोजीनियस मिक्सचर को तैयार करना है। अभी ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है इसके अंदर फ्रेगमेंट है, टिश्यू के फ्रेगमेंट मौजूद है। ठीक है, इसको हम लेकर जाते हैं एक मशीन के अंदर जिसको सेंट्रीफ्यूज मशीन्स बोलते हैं। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन्स इधर या इधर आपको दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह होती है। यहाँ पर मैंने सिंपल
कंसीडर क्या है कि इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन्स मानकर चलते हैं। ठीक है, इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर हम इस होमोजीनियस मिक्सचर को डालेंगे। किसको? होमोजीनियस मिक्सचर को इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डालेंगे। तो जी सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या करता है जी? ये इलेक्ट्रिकल मशीन है, ये इसको घुमाएगा, ये इसको स्पिन करेगा। होमोजीनियस मिक्सचर को स्पिन करता है डिफरेंट स्पीड के ऊपर। ठीक है, तो जी होमोजीनियस मिक्सचर को स्पिन करेगा, हम एक खास स्पीड इसको देंगे, एक खास टाइम तक इसको स्पिन करवाएंगे। क्यों स्पिन करवाएंगे? जब जिस सेंट्रीफ्यूजेशन में स्पिन हो जाता है और ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर डिफरेंट डेंसिटी वाले पार्टिकल मौजूद होते हैं, डिफरेंट डेंसिटी वाले स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। साइज किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा। तो इतने स्पीड 800 G 10 मिनट के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे तो इससे क्या हो जाता है, हमें कुछ जो बड़े पार्टिकल है, जो लार्ज साइज पार्टिकल है, वो नीचे तह में बैठ जाते हैं, दोबारा टेस्ट ट्यूब में डाला, और जो स्मॉल पार्टिकल है वो सस्पेंडेड ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, तो 800 G क्या होता है? यहाँ पर 800 G का मतलब क्या है? 800 टाइम ऑफ ग्रेविटी। 800 टाइम ऑफ ग्रेविटी यानी इतनी फोर्स लगाते हैं 800 टाइम ऑफ ग्रेविटी, यानी एक ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, तो 800 मल्टीप्लाई 9.8 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से 10 मिनट के इसको घुमाया जाता है। बहुत ज़्यादा स्पीड लगती है। ठीक है, घुमाने के बाद हमें जो प्रोडक्ट हासिल होगा, दोबारा इस मिक्सचर को, होमोजीनियस मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद दोबारा अगर हम टेस्ट ट्यूब में डालें तो इससे हम नीचे तह में एक कंपोनेंट मिल जाएंगे, बैठे हुए, सेटल हुए कुछ कंपोनेंट, बड़े जो लार्ज साइज कंपोनेंट, जो हाई डेंसिटी वाले कंपोनेंट, वो नीचे तह में बैठ जाएंगे, और इसी को पेलेट बोलते हैं। PALLET, पेलेट। पेलेट्स। और ऊपर जो सस्पेंडेड है, जो नीचे बैठे हुए नहीं है, जो अलग नहीं हुए, इतनी स्पीड और इतनी टाइम सेंट्रीफ्यूगेशंस करने के बाद इनको बोलते हैं सुपरनेटेड। तो सुपरनेटेड और पेलेट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सुपरनेटेड जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं दैट आर नॉट सेटल्ड डाउन एट द बॉटम आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते, जो प्रिसिपिटेट नहीं होते, जो सेटल डाउन नहीं होते, उनको सुपरनेटेड बोलते हैं, और जो सेटल डाउन होते हैं उनको पेलेट बोलते हैं। अभी जो रिसर्चर है या जो साइंटिस्ट है जो ये करता है, उनको पता है कि इतने स्पीड में हमें जो नीचे पेलेट में क्या मिलता है, इतने स्पीड, इतनी टाइम अगर हम सेंट्रीफ्यूज में होमोजीनियस मिक्सचर को स्पिन करते हैं तो इसके नतीजे में हमें न्यूक्लियस मिल जाता है। क्या मिल जाता है? न्यूक्लियाई। क्या मिल जाता है? न्यूक्लियाई मिल जाता है। और सेल वाल के कंपोनेंट, अगर ये प्लांट सेल है तो सेल वाल के कंपोनेंट मिल जाएंगे, और लार्ज पीसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगी, लार्ज पीसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये पेलेट में हमें मिल जाएंगे फर्स्ट टाइम। कब? जब हम इतनी स्पीड से इसको घुमाएंगे। अभी इतने से ज्यादा स्पीड से क्यों नहीं घुमाते, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए नहीं घुमाते कि अगर हम इतने से ज्यादा स्पीड से घुमाएंगे तो सारे पार्टिकल नीचे बैठ सकते हैं, राइबोसोम भी बैठ सकता है, गोल्जी बॉडीज भी बैठ सकता है, तो फिर हम न्यूक्लियस को अलग करना फिर हमें और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम न्यूक्लियस की स्टडी करना चाहते हैं या न्यूक्लियस के DNA की स्टडी करना चाहते हैं तो इस पेलेट को बाहर निकालते हैं, और इस पेलेट से मजीद सेंट्रीफ्यूगेशंस करके DNA को हासिल करते हैं। तो अगर हम न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे तो यहाँ से हम आसानी से इस पेलेट को बाहर निकालकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियस को देख सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मजीद और चीज़, हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की स्टडी करना चाहते थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अभी नीचे सेटल डाउन नहीं हुए हैं, क्योंकि इतने स्पीड और इतनी टाइम के लिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नीचे पेलेट में नहीं बैठते। तो ये ज़्यादा टाइम और ज़्यादा स्पीड चाहते हैं कि वो कहता है कि इनका डिमांड ज्यादा है कि उनको सेंट्रीफ्यूज ज्यादा किया जाए ताकि वो नीचे बैठ जाए। ठीक है, तो इसी सुपरनेटेड को दोबारा हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं। तो ये क्या है? सेंट्रीफ्यूज मशीन है, सेंट्रीफ्यूज मशीन। ठीक है, अच्छा, तो ये भी सेंट्रीफ्यूज मशीन है।
इस दोबारा को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालेंगे, लेकिन इस बार हम इसको ज्यादा स्पीड से घुमाएंगे, इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी और थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए घुमाएंगे। तो जब हम जो थोड़ा ज्यादा और ज्यादा स्पीड से घुमाएंगे, यहाँ इस अभी ये जो सुपरनेटेंट है इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा, लार्ज पीसीस ऑफ सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल मौजूद नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हमें पिलेट मिल जाएगा, ये जो पिलेट मिल जाएगा इसके अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और दूसरे जो बड़े ऑर्गेनील्स होते हैं, लाइसोसोम वगैरह, वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इस सुपरनेटेड को दोबारा अगर हम मजीद छोटे माइक्रोबॉडी जैसा पेरोक्सिसोम्स, सेंट्रियोल वगैरह की स्टडी करना चाहते हैं, तो इसको मजीद सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं और ज्यादा स्पीड के साथ घुमाते हैं, यानी 1,50,000 यानी इससे कम स्पीड पर घुमाते हैं। तो यहाँ पर हमें लाइसोसोम, दूसरे गोल्जी बॉडीज और छोटे ऑर्गेनील मिल जाएंगे और फिर 1,50,000 टाइम इतनी स्पीड से 3 घंटों के लिए घुमाते हैं। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या मिल जाएगा, राइबोसोम। अगर हम राइबोसोम की स्टडी करना चाहे तो यहाँ पर आकर हमारे पास राइबोसोम मिल जाएगा और इस पिलेट को हम बाहर निकालकर हम राइबोसोम को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन था। अभी इस सेल फ्रैक्शनेशन का बेसिक मकसद आपके ज़हन में होना चाहिए कि ये क्यों किया जाता है, ताकि हम सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट, मुख्तलिफ फ्रेगमेंट हासिल करके इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इनका फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर्स को हम एक्सप्लेन कर सके। तो ये बेसिक मकसद था सेल फ्रैक्शनेशन का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और टेक्निक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।